बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो ये है कि हैरी पॉटर की दूसरी एपिसोड। जिन लोगों ने पहली एपिसोड देखी होगी उसे ये दूसरी एपिसोड और उसकी कहानी समझ आ जाएगी। नहीं देखी तो पहली एपिसोड देख लें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब मिस्टर और मिसेस ड्रेसली को उनका भांजा बाहर सीढ़ियों पर मिला, इस वाक़ये को करीबन 10 साल बीत चुके थे, मगर प्राइवेट ड्राइव स्ट्रीट में शायद ही कुछ बदला था। सूरज अब भी सामने वाले साफ सुथरे बागीचे की तरफ से निकलता था और ड्रेसली घराने के दरवाजे पर लगी पीतल की तख्ती पर लिखे 4 के हिंसे को वैसे ही चमकाता था। इसके बाद ये इनके ड्राइंग रूम में दाखिल होता था, जो लगभग वैसा ही था जैसे रात को था जब मिस्टर ड्रेसली ने उन लोगों के बारे में अनोखी खबरें सुनी। सिर्फ आतिशदान पर बनी हुई पत्थर की स्लेब पर रखी हुई तस्वीर हकीकत वाज़ेह कर रही थी कि इतना अरसा बीत चुका था। 10 साल पहले वहाँ पर बड़ी गेंद जैसे एक मोटे गुलाबी बच्चे की बहुत सारी तस्वीर के फ्रेम रखे नजर आते थे। अब तस्वीरें बता रही थी कि सुनहरे बालों वाला एक मोटा तगड़ा लड़का अपनी पहली साइकिल पर सवार है, मेले में झूला झूल रहा है, अपने बाप के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा है। इसकी माँ उसे गले लगाकर और गालों पर चूम रही है। कमरे में ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे ये पता चलता कि इस घर में एक और बच्चा भी रहता है। ये हकीकत थी कि हैरी पॉटर आज भी वहीं रहता था और इस वक्त सोया हुआ था। हालांकि वो ज़्यादा देर तक नहीं सो पाया था। इसकी आंटी पतोनिया जाग चुकी थी और उनकी तीखी तेज आवाज़ इस दिन इस घर में गूंजने वाली पहली आवाज़ थी। उठो, जल्दी उठो, सुना नहीं क्या? हैरी चौंक कर जाग गया। इसकी आंटी ने एक बार फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक। उठो लड़के, वो चीखती हुई गुर्राई। हैरी उनके कदमों की चाप समझ गया था कि वो अब बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी। उसे ये अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे वो ये ख्वाब पहले भी कभी देख चुका था। इसीलिए उसे आंटी पतोनिया के कदमों की धमक धमक दोबारा दरवाजे के बाहर सुनाई दी। अभी तक नहीं उठे? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। उठ गया हूँ आंटी, हैरी ने जल्दी से जवाब दिया। तो फिर जल्दी बाहर निकलो। मैं चाहती हूँ कि तुम नाश्ते पर नजर रखो और ध्यान रखना, जला मत देना। मैं डडली की सालगिरह पर हर चीज़ उम्दा चाहती हूँ, समझे? वो तेज आवाज़ में बोली। हैरी के मुंह से आह निकल गई। क्या कहा तुमने? आंटी पतोनिया दरवाजे के बाहर से गुर्रा कर बोली। कुक्कू, कुछ नहीं कुछ नहीं, हैरी हकला गया। डडली की सालगिरह वो कैसे भूल गया था? हैरी धीरे से बिस्तर से बाहर निकला और अपनी जुराबें ढूंढने लगा, जो उसे बिस्तर के नीचे ही मिल गई थी। एक जुराब में मकड़ी घुसी हुई थी, जिसे निकालने के बाद उसने जुराबें पहन ली। हैरी को मकड़ी के साथ रहने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे बनी हुई इस छोटी सी गोदामनुमा अलमारी में ढेर सारी मकड़ियां भी इसके हमरा रहती थी। वो उन्हें मकड़ियों के बीच में छोटे से मैले बिस्तर पर सोता था। जब उसने सोने वाला लिबास उतारकर घर के कपड़े पहन लिए तो वह हाल से होता हुआ बावर्ची खाने में पहुंच गया। डडली की सालगिरह के ढेर सारे तोहफों के नीचे करीबन पूरी तरह से छुप चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे डडली को वो दुनिया कंप्यूटर मिल गया था जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसे एक और रंगीन टेलीविजन मिल गया था और रेसिंग बाइक भी। डडली रेसिंग बाइक क्यों चाहता था, ये हैरी के लिए एक राज था, क्योंकि डडली बहुत मोटा और वर्जिश से बेहद नफरत करता था। जब तक इसमें किसी को मक्का मारना शामिल हो, मुख्य रसीद करने के लिए डडली का पसंदीदा थैला हैरी ही था। हालांकि वो उसकी पकड़ में बहुत कम आ पाता था। मुख्य रसीद करने के लिए दुबला पतला हैरी बज़ाहिर भूंदा और भोला भाला दिखाई देता था, मगर हकीकत में बेहद ज़हीन और फुर्तीला लड़का था। शायद अंधेरे गोदाम में रहने का बाइस था कि हैरी अपनी उम्र के लिहाज से दुबला और छोटा रह गया था, मगर वो सचमुच जानता था इससे भी ज़्यादा दुबला और छोटा दिखाई देता था, क्योंकि उसे हर वक्त डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। वो गोल्ड फ्रेम वाला ऐनक पहनता था, जिसके शीशे के अच्छों पर बहुत सी घसीटें लगी हुई थी और फ्रेम कई जगह से सीलो टेप से जुड़ा हुआ था। इसकी वजह साफ थी कि डडली इसके नाक पर अक्सर मुक्का मारा करता था। हैरी को अपनी शक्ल व सूरत में सिर्फ एक ही चीज़ पसंद थी, माथे पर बना हुआ बहुत पतला निशान, जो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता था जैसे वहां पर बिजली गिरी हो। जब से उसने होश संभाला था तब से वो इस निशान को देख रहा था और उसे याद था कि होश संभालने के बाद उसने आंटी पतोनिया से पहला सवाल यही पूछा था कि इसके माथे पर ये निशान कैसे बना था। इस कार का हादसे में जिसमें तुम्हारे माँ बाप चल बसे थे, उन्होंने बताया था और साथ ही खबरदार किया था। और हाँ, आइंदा कोई सवाल मत पूछना, आइंदा सवाल मत पूछना। ये ड्रेसली घराने में पुरसुकून जिंदगी बसर करने का पहला कायदा था। जब हैरी नाश्ते को पलट रहा था तो अंकल वार्नर बावर्ची खाने में दाखिल हुए। बालों में कंघा करके उन्हें संवारो। वो अजीब से अंदाज से गुर्राए। ऐसा लगा जैसे कोई बड़े मुंह वाला कुत्ता जोर से भूखा हो। शायद इस तरह इन्होंने हैरी को सुबह बखेर कहा था। हफ्ते में एक बार अंकल वार्नर अपने अखबार के ऊपर से जरूर झांकते थे और ख्वाब ववेला मचाया करते थे कि हैरी के बाल बहुत बढ़ गए हैं और उसे अब हजामत की ज़रूरत है। इसकी जमात में पढ़ने वाले बाकी बच्चों की साल भर में जितनी बार हजामत होती थी, इन सबको मिलाकर भी
देखा जाए तो भी हैरी की हजामत ज़्यादा बार करवाई जाती थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ा करते थे। जब डडली अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो हैरी नाश्ते के लिए अंडे तल रहा था। डडली काफ़ी हद तक अंकल वार्नर से मुशाबहत रखता था। बड़ा गुलाबी चेहरा, छोटी धंसी हुई गर्दन, छोटी भीगी हुई नीली आंखें, जिसामत में कुछ ज़्यादा ही मोटा, और सुनहरे बाल जो उसकी भारी भरकम सर पर चिपके हुए मालूम होते थे। आंटी पतोनिया अक्सर कहा करती थी, डडली बिल्कुल नन्हे फरिश्ते की मानिंद दिखाई देता है, जबकि हैरी अक्सर सोचता, डडली तो बिल्कुल गेंडे की मानिंद मालूम होता है जिसे सर पर बालों की विग पहना दी गई हो। भला इसमें फरिश्तों वाली कौन सी बात है? हैरी ने तेजी से अंडे और नाश्ते की प्लेटें मेज पर सजा दी। ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि मेज पर जगह बहुत कम थी। इस दौरान डडली अपने तोहफों की तादाद गिनने में मसरूफ था। जो ही वो इस काम से फारिग हुआ तो उसका चेहरा उतर सा गया और गुस्से की लहर फनकारती हुई दिखाई दी। 36? उसने अपनी माँ और बाप की तरफ देखते हुए कहा, ये तो गुज़श्ता साल से भी बहुत कम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मेरी मार्ज आंटी के तोहफे को तो गिना ही नहीं। देखो, वो मम्मी डैडी के बड़े तोहफे के नीचे छुपा हुआ है। आंटी पतोनिया लाड भरे लहजे में बोली। ठीक है, तो ये सब 37 हो गए, डडली ने कहा, और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होता चला गया। हैरी को लगा कि डडली का ढोंग अब शुरू होने ही वाला है, इसीलिए उसने खाने को अपने मुंह में तेजी से छोड़ना शुरू कर दिया। जिस कदर मुमकिन था वो अपना मुंह भरता चला गया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था डडली किसी भी वक्त मेज को उल्टा कर सकता है और फिर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इनमें कुछ तोहफे गुज़श्ता साल के तोहफे से बड़े और कीमती हैं, अंकल वार्नर ने मुस्कुराते हुए प्यार भरे लहजे में कहा। डडली के नथने फूलने हो चुके थे। बहरहाल आंटी पतोनिया खतरे की घंटी को महसूस कर चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से बोल पड़ी, हम जब बाहर सैर के लिए जाएंगे तो तुम्हारे लिए 2 और तोहफे खरीद लेंगे। ये कैसा रहेगा मेरे प्यारे बेटे? 2 और तोहफे? अब तो ठीक है ना? डडली ने एक पल के लिए सोचा। ये मुश्किल काम था। तो मेरे पास 37 और 2 मिलाकर ये हुए 37 और 2। बिलाखिर वो धीमे लहजे में बोला। 39 मेरे बच्चे। आंटी पतोनिया ने उसकी मुश्किल आसान कर डाली। ओह हाँ, 39। डडली धीमे से कुर्सी पर बैठ चला गया और उसने अपने सबसे करीबी पड़े हुए तोहफे पर झपटा मारा। हाँ, ये ठीक है। नन्हा बदमाश अपने हिस्से की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है। बिल्कुल अपनी डैडी पर गया है। वाह मेरे बेटे, वाह डडली, अंकल वार्नर ने डडली के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। इसी वक्त फोन की घंटी बजी। उठो, आंटी पतोनिया फोन सुनने चली गई, जबकि हैरी और अंकल वार्नर इस दौरान डडली को तोहफे खोलते देखते रहे, जिनमें रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा, रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज, रसोला नटी कंप्यूटर, वीडियो गेम्स और DC आर्शफाल। जब वो एक सुनहरी कलाई की घड़ी कार्बन खोल रहा था, इसी वक्त आंटी पतोनिया फोन सुनकर वापस आई। इनके चेहरे पर गुस्से की, परेशानी के मिले जुले असरार। वो जल्दी से बोली, मिसिस फिक की टांग टूट चुकी है, वो उसे अपने पास नहीं रख सकती। आंटी पतोनिया ने हैरी की तरफ देखकर इशारा किया। दहशत के मारे डडली का मुंह खुलेगा खुला रह गया, लेकिन हैरी का दिल तो उबलियां उछलने लगा। हर साल डडली की सालगिरह के मौके पर अंकल वार्नर और आंटी पतोनिया हमेशा डडली और उसे किसी करीबी दोस्त को हमरा लेकर बाहर घूमने जाते थे, यानी एडवेंचर पार्क, हेमनबर्गर या फिर किसी फिल्म पर। और हर साल हैरी को मिसिस फिक नाम एक पागल बुढ़िया के पास छोड़ दिया जाता था, जो 2 गली दूर रहती थी। हैरी वहां जाने से बुरी तरह चिढ़ता था। वहां पूरे घर में बंद गोभी की महक फटती थी और मिसिस फिंक हर बार उसे जबरदस्ती उन सब बिल्लियों की तस्वीर दिखाती जो उन्होंने कभी पाली थी। अब क्या होगा? आंटी पतोनिया ने फिक्रमंदी से सवाल किया। वो हैरी को कहाँ जाने वाले नजरों से देखने लगी, जैसे उसी ने इस पागल बुढ़िया की टांग तोड़ डाली हो। हैरी अच्छी तरह जानता था कि ये खबर उसे कितनी अफसोसनाक तरीके से जाहिर करना होगी, मगर ये इसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसे ये सोचकर बड़ी मुसर्रत हो रही थी कि अब इसे 1 साल तक तलब्बस सनवी, मिस्टर पाज और तफ्ती को नहीं देखना पड़ेगा। इस बार हम बार्च और को फ़ोन कर सकते हैं? अंकल वार्नर ने अपनी तजवीज़ पेश की। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ की बात मत करो वार्नर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो हैरी से सख्त नफरत करती हैं। आंटी पतोनिया घूरते हुए गुर्राई। मिस्टर और मिसेस ड्रेसली अक्सर हैरी के बारे में इसी तरह से बात किया करते थे, वो वहाँ हो या ना हो, या फिर वो कोई बहुत ही कम अकल और सुनने की कुव्वत से खाली फर्द हो कि जो उनकी चीखो पुकार बिल्कुल समझ ही नहीं सकता था, जैसे कोई गूंगा बहरा हो। और उसका नाम क्या है, वो जो तुम्हारी सहेली? हाँ, वन्नी, अंकल वार्नर चेहके। वो माजोर्का में छुट्टियां मनाने गई हुई है। आंटी पतोनिया होंठ काटते हुए बोली। आप मुझे घर पर ही छोड़ जाएं, हैरी ने अपनी उम्मीद भरी लहजे में कहा। कम से कम आज के दिन तो वो टेलीविजन पर जो चाहेगा देखेगा और शायद डड्डी के कंप्यूटर पर गेम भी खेलेगा। आंटी पतोनिया का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी साबुत नींबू निकल लिया हो, और जब हम वापस लौटेंगे तो हमें ये पता चलेगा घर तबाह और बर्बाद हो चुका है। वो गुर्राई। मैं घर को बम से तो नहीं उड़ा दूंगा, हैरी ने मुंह बसोर कर कहा, मगर किसी ने भी उस बात पर तवज्जो देना मुनासिब नहीं समझा। एक काम करते हैं,
इसे चिड़ियाघर ले चलते हैं, आंटी पतोनिया ने धीमे अंदाज में कहा, और वहां उसे कार में छुपा देंगे। कार बिल्कुल नहीं है, मैं इसे कार में तन्हा नहीं छोड़ सकता पतोनिया, अंकल वार्नर ने जल्दी से बोला। इनका भारी भरकम सर कार में झूल रहा था। इसी वक्त डडली गला फाड़कर रोने लगा। सच तो यही था कि वो रो नहीं रहा था, इसे सचमुच रोए हुए तो बरसों बीत चुके थे। डडली अच्छी तरह जानता था कि अगर वो मुंह बसोरकर और हलक फाड़कर रोने जैसी आवाजें निकालेगा, तभी उसकी माँ उसकी हर ख्वाहिश को फौरन पूरा कर देगी। और ये सच ही था। मेरे प्यारे बच्चे, मिसेस ड्रेसली के चेहरे पर एकदम ममता का जोश बिखर सा गया। मम्मी अपनी होनहार बेटे की सालगिरह को यूं बर्बाद नहीं होने देंगी। ये कहकर मिसेस ड्रेसली ने पहाड़ जैसी डडली को अपनी बाहों के हसार में भर लिया। मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे साथ चले। डडली जोरदार किस्म की बनावटी सिपकियां भरते हुए चीखा। वो हमेशा हर चीज गड़बड़ कर देता है। इसने अपनी माँ की बाहों के बीच में से झांकते हुए हैरी को चिढ़ाने की कोशिश की। इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। उफ खुदाया, वो लोग पहुंच गए, आंटी पोतोनिया हर बढ़ाकर बोली। और एक पल बाद डडली का सबसे अच्छा दोस्त पेरिस पोल्क्स अपनी माँ के साथ अंदर आया। पेरिस एक दुबला पतला लड़का था जिसका चेहरा चूहे जैसा था। जब डडली दूसरे बच्चों को मारता था तो आमतौर पर पेरिस ही उनके हाथ पकड़ कर रखता था। इसके नमूदार होते ही डडली ने रोने का ढोंग फौरन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद हैरी को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मिसेस ड्रेसली की कार में पेरिस और डडली के हमरा अगबी नशीस पर बैठा हुआ था और जिंदगी में पहली बार चिड़ियाघर की सैर के लिए जा रहा था। उसकी आंटी और अंकल वार्नर ये समझ नहीं पाए थे कि इसके बारे में आखिरी फैसला क्या किया जाए, लेकिन चलने से चंद ही पल पहले अंकल वार्नर हैरी को एक कोने में खींचते हुए ले गए। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ वो लड़के, अंकल वार्नर ने अपने बड़े अरगवानी चेहरे को हैरी की आंखों के बिल्कुल करीब लाकर गुर्राते हुए कहा। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की कोई भी, तो मैं तुम्हारे इस अलमारी में क्रिसमस तक बंद कर दूंगा, समझे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा, हैरी ने पूरे यकीन अंदाज में कहा। कसम से। हैरी अच्छी तरह जानता था अंकल वार्नर इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहते, और फिर ड्रेसली घराने को ये बताने से कोई फायदा ही नहीं था कि उसने वो चीजें कभी नहीं की। उसकी बातों पर कभी कोई यकीन नहीं करता था। मुसीबत तो ये थी कि हैरी के साथ अक्सर अजीब और गरीब वाकयात होते ही रहते थे जिनका वो खुद कभी नहीं कर पाया था। आखिर ये सब उसी के साथ क्यों होता है? एक बार तो आंटी पतोनिया ये देखते देखते तंग आ गई कि हैरी जब भी बाल कटवाकर वापस घर लौटता तो ऐसा लगता जैसे उसने हजामत करवाई ही ना हो। ये देखकर आंटी पतोनिया झुंझला गई और गुस्से के आलम में बावर्ची खाने से कैंची उठाई और हैरी के बाल इस कदर छोटे कर डाले कि वो लगभग गंजा हो गया था। इस मौके पर आंटी पतोनिया के सिर्फ इसके माथे पर सामने की एक लत छोड़ दी थी ताकि इसका माथा पर भयानक दिखाई देने वाला बिजली नुमा निशान छुप सके। डडली तो हैरी को देख देखकर हंसी के मारे लूटपुट हो गया था। इस रात तो हैरी को यह सोच सोचकर नींद नहीं आई कि अगले दिन स्कूल में उसका क्या हाल होगा। वहां पर तो वैसे भी बच्चे उसके ढीले ढाले कपड़ों और सीलो टेप लगे हुए चश्मे को देखकर इसकी हंसी उड़ाया करते थे। बहरहाल अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो उसने आईने में खुद को देखा। इसके बाल इतने ही बढ़ चुके थे जितने कि आंटी पतोनिया की मुजीका के हजामत से पहले बढ़े हुए थे। इस बात पर उसे एक हफ्ते तक अलमारी में कैद रहने की सजा भटकना पड़ी। हालांकि उसने ये समझने की लाख कोशिश की कि उसे क्या मालूम उसके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। एक बार आंटी पतोनिया उसे डडली का पुराना और बदनुमा दिखाई देने वाला स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रही थी जो भूरे रंग का था और उस पर नारंगी रंग के फंदे लगे हुए थे। वो उसके सर में स्वेटर डालने की कोशिश कर रही थी। स्वेटर का सुराख इसी कदर तंग होता चला गया, आखिरकार इस कदर तंग हो गया किसी दस्ताने की मानित उसमें हाथ तो घुसाया जा सकता था मगर उसे हैरी के सर में उतारना मुश्किल था। फिर आखिर आंटी पतोनिया ने तंग आकर यही नतीजा निकाला कि स्वेटर यकीनन धुलाई के बायस सुकड़ गया होगा और हैरी को इस बात पर बड़ी तमतमात मिली कि उसे सजा नहीं दी गई थी। एक बार तो हैरी बड़ी परेशानी में पड़ गया था जब वो स्कूल के बावर्ची खाने की छत पर पहुंच गया। डडली का गैंग हर दिन की तरह इस दिन भी उसका ताकुब कर रहा था और बाकी लड़कों के साथ साथ खुद हैरी भी ये देखकर हैरान रह गया कि वो इतनी बुलंदी पर चढ़ कैसे गया। हैरी की प्रिंसिपल ने निहायत गुस्से के आलम में अंकल ब्रेसली को शिकायत का खत लिख दिया जिसमें दर्ज था हैरी स्कूल की बुलंद इमारतों पर चढ़ रहा था जो कि किसी भी बच्चे के लिए निहायत खतरनाक हादसे का मौजिब हो सकता है। हकीकत तो यह थी कि हैरी ने ना सिर्फ चढ़ने की कोशिश की थी, वो बावर्ची खाने के बाहर पड़े हुए कूड़ेदान को महज फैलाकर पार करना चाहता था। इसने चीख चीख कर अंकल वार्नर को ये सफाई देने की कोशिश की जब उसे सीढ़ियों तले गोदाम में सजा के तौर पर कैद कर दिया गया था। हैरी सोच रहा था कि शायद तेज हवा के किसी झोंके ने उसकी छलांग को दरमियान में से उचाक लिया होगा और उसी चमनी पर पहुंचा दिया होगा, मगर आज कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। डडली और पेरिस के साथ दिन गुजारना भी बड़ा मुश्किल बात थी, बशर्त वो जगह स्कूल, उसकी अलमारी या बंद गोभी की बदबू से भरी मिसफिक की बैठक न थी। गाड़ी चलते हुए अंकल वार्नर आंटी पतोनिया को सबके सामने कोर्स रहे थे। झुंझुलाकर शोर और गुल मचाना का
महबूब मशगला था। दफ्तर के लोग और हैरी मजालिस और हैरी बैंक का अमला और हैरी, ये कुछ उनके मरगूब मौज़ूआत थे। आज सुबह का मौजू मोटरसाइकिल और हैरी था। जब एक मोटरसाइकिल इनकी गाड़ी के आगे निकल गई तो वो झुंझला उठे। नौजवान आवारा लोग दीवानों की तरह अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। मैंने एक बार ख्वाब में एक मोटरसाइकिल देखी थी। हैरी को अचानक याद आया। अंकल वार्नर ने हैरी की बात सुनकर लगभग अगली कार में टक्कर मार दी थी। उन्होंने बमुश्किल पीछे की तरफ गर्दन मोड़ते हुए 16 बरसी निगाहों से हैरी को घूरा। इस वक्त उनका चेहरा किसी बड़े चकुंदर की तरह दिखाई दे रहा था और गाल पर मूछें फड़कती हुई महसूस हो रही थी। लड़के, मोटरसाइकिल उड़ नहीं सकती, अंकल वार्नर की गरजती हुई आवाज़ गाड़ी में गूंजी। इसी वक्त गाड़ी में डडली और पेरिस की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी। मैं जानता हूँ मोटरसाइकिल उड़ नहीं सकती, हैरी ने जल्दी से कहा। ये तो बस एक ख्वाब था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो अब सोच रहा था कि काश उसने ये ना कहा होता, क्योंकि ड्रेसली घराना सवाल पूछने से भी कहीं ज़्यादा इस बात से चिढ़ता है कि उनकी समात में हैरी का कोई ऐसा जुमला पड़े जिसमें हैरी ने यह बताया हो कि कोई चीज़ इस तरह से हो रही थी जिस तरह से उसे कभी नहीं होना चाहिए था, चाहे वो ख्वाब में हो या फिर कार्टून फिल्म में क्यों ना हो रही हो। शायद उन्हें ऐसा यकीन था कि इसी तरह से इसके दिमाग में खतरनाक ख्यालात ओत कर आए हैं। आज रोशनी और सहानी इतवार के 22 चिड़ियाघर में कुछ ज़्यादा ही हुजूम था। मुख्तलिफ घराने अपने बच्चों को सैर कराने के लिए वहां घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। मिस्टर ड्रेसली ने चिड़ियाघर के दाखिली दरवाजे के करीब खड़ी हुई वीगन से डडली और पेरिस को उम्दा किस्म की बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम खरीद कर दी। इससे पहले कि वो वहां से हैरी को साथ लिए हट पाते, वीगन में बैठी हुई खूबसूरत खातून ने मुस्कुराते हुए हैरी से पूछ लिया था कि बेटा आपको क्या चाहिए। इसीलिए मिस्टर ड्रेसली को अपना मन मारते हुए हैरी को भी एक खरीद कर लेके देनी पड़ी। उन्होंने एक सस्ती सी लेमन आइसक्रीम खरीद कर हैरी के हाथ में थमा दी। हैरी ने लेमन आइसक्रीम को चूसते हुए ये सोचा कि ये भी कोई बुरी नहीं है। इतने में उसकी नज़र एक गोरीले पर जा पड़ी जो अपना सर खुजा रहा था और उसकी शक्ल व सूरत डडली से काफ़ी हद तक मुशाबियत रखती थी। महज फ़र्क इतना था कि गोरीले के बालों का रंग डडली की तरह सुनहरा नहीं था। काफ़ी तवील अरसे के बाद हैरी की सुबह इतनी शानदार गुजरी थी। वो इस बात का खास ध्यान रख रहा था कि ड्रेसली घराने से थोड़ी दूरी रहे, ताकि डडली और पेरिस, जो दोपहर के खाने तक जानवरों को देख देख कर बेजार हो रहे थे, कहीं उसे पुख्ता मश्क बनाने के लिए पसंदीदा मशगला ना बना लें। उन्होंने चिड़ियाघर में मौजूद रेस्तोरेंट में दोपहर का खाना खाया। इसके बाद एक बार फिर डडली ने हंगामा खड़ा करके ढोंग शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी फ्रूट आइसक्रीम खत्म हो गई थी। इस पर अंकल वार्नर ने उसे एक और आइसक्रीम खरीद दी और हैरी को पहली वाली खत्म करने की इजाज़त दी। हैरी ने बाद में ये सोचा कि इसे पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। दोपहर के खाने के बाद वो लोग चिड़ियाघर के सांप घर में चले गए। यह ठंडक और अंधेरा अच्छा हुआ था, जबकि दीवारों पर लगी खिड़कियों पर किसी कदर रोशनी मौजूद थी। सांप के घर में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिनके सामने शीशे की दीवार लगी हुई थी। वहां पर शीशे के पीछे कई तरह की छिपकलियां और सांप मौजूद थे। डडली और पेरिस वहां मौजूद सबसे जहरीले और आदमी को लपेटकर चकनाचूर कर देने वाले बड़े अजदे को देखने ख्वाहिशमंद थे। अब से पहले इन दोनों ने ऐसे अजदे टेलीविजन पर ही देखे थे। थोड़ी सी कोशिश के बाद डडली ने वो कमरा ढूंढ निकाला था जिसमें एक बड़ा और मोटा अजदा मौजूद था। वो इस कदर लंबा था कि अंकल वार्नर की कार को अपने जिस्म में 2 बार लपेट सकता था। अगर वो बिना बल कसता तो यकीनन नई नवेली कार किसी खटारा संदूक में बदल चुकी होती, लेकिन इस वक्त वो ऐसा करने के इरादे में दिखाई नहीं दे रहा था। सच तो ये था कि वो इस वक्त गहरे नींद के मजे ले रहा था। डडली शीशे पर अपनी नाक गड़ रहा था और अजदे की चमकदार भूरी कुंडलियों को देखता। इसे जगाओ, उसने अपने बाप की तरफ देखते हुए कहा। अंकल वार्नर ने शीशे पर धीमी सी टकटक की, लेकिन अजदा अपनी जगह से जरा ना हिला। एक बार और करो, डडली ने हुक्म जमाते हुए कहा। मिस्टर ड्रेसली ने उम्दगी के साथ अपनी दोबारा उंगली ठकठक की। शीशे में धमाका सा हुआ, मगर अजदे पहले की तरह अपनी नींद में मस्त रहा। डडली ने दोनों हाथों से खुद भी शीशे को बुरी तरह भिंचोड़ा। मिस्टर ड्रेसली लम्हे भर के लिए घबरा गए। शायद उन्हें अंदेशा हुआ कि डडली के जुनून के बायस शीशे की दीवार टूटकर किरची किरची ना हो जाए, मगर कुछ भी नहीं हुआ। न शीशे की दीवार टूटी और ना ही अजदा अपनी नींद से बेदार हुआ। कितना बेजार कौन है, डडली ने आह भरते हुए कहा और फिर गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से दूसरी तरफ निकल गया। इसके जाते ही हैरी शीशे की दीवार के सामने चला आया। वो अजदे को बड़े गौर से देखने लगा था। कोई ताज्जुब नहीं था कि वह बेचारा अजदा उस बेजार कुन माहौल में ही हलाक हो जाता। इसके साथ कोई नहीं था, तन्हा सिवाय इन तमाशाई लोगों के, जो दिन भर उसे तंग करने की कोशिश करते रहते थे और शीशे की दीवार पर अपनी उंगलियां ठोकते रहते थे। ये तो सीढ़ियों तले अलमारियों को बेडरूम बनाने से भी बुरा था, जहाँ एक लौती मेहमान आंटी पोतोनिया तो होती थी, जो उसे जगाने के लिए दरवाजा खटकती थी। कम अज कम हैरी को पूरे घर में घूमने की तो आज़ादी हासिल थी। अजदे ने अचानक अपनी छोटी चमकदार आंखें खोली, फिर उसने धीरे से
बहुत धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। वो इस कदर बुलंद हो चुका था कि इसकी चमकदार आंखें हैरी की आंखों के बराबर आ चुकी थी। अचानक उसने हैरी को आंख मारी। हैरी हड़बड़ाकर उसे घूरने लगा। फिर वो घबरा कर जल्दी से आसपास देखने लगा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। उसने असदे की तरफ पलट कर देखा और उस जवाबन आंख मार दी। असदे ने सर को झटकते हुए अंकल वर्नर और आंटी पतोने की तरफ इशारा किया और अपनी आंख छत की तरफ जमा ली। इसने हैरी को यूं देखा जैसे वो कह रहा हो, मेरे साथ पूरा दिन यही कुछ होता है। मैं जानता हूँ, हैरी शीशे की दूसरी तरफ बड़बड़ाया। इस बात का जरा सा भी यकीन नहीं था कि असदा उसकी आवाज को सुन सकता था। इससे यकीनन तुम्हें बेहद चिढ़ होती होगी। असदे ने तेजी से अपना सर इस बात में हिलाया। हैरी ने एक बार फिर आसपास देखा। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हैरी ने बेध्यानी में सवाल किया। असदे ने अपनी दुम को उठाकर शीशे के बाहर लगी हुई तख्ती की तरफ मारा। हैरी ने सर मोड़कर उस तख्ती पर लिखी हुई क्या वहां पर इत्मीनान बख्श जिंदगी थी? हैरी ने तजस्सुस से पूछा। असदे ने एक बार फिर इस तख्ती की तरफ अपनी दुम मारकर इशारा किया। हैरी ने सर उठाकर वहां दोबारा पढ़ा। यह असदा चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम कभी ब्राजील में नहीं रहे, हैरी ने खुद कलामी के इल्म में कहा। जैसे ही असदे ने अपना सर हिलाया तो हैरी को कुछ पीछे से एक कान फाड़ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो दोनों उछल पड़े। डडली, मिस्टर ड्रेसली, जल्दी से इधर आएं और इस असदे को देखें। आपको यकीन नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। पेरिस की सुनसुनाती हुई आवाज गूंज रही थी। डडली जिस कदर तेजी से आ सकता था वो असदे की तरफ लड़कता करता हुआ आया। यहाँ से दूर हटो। डडली ने हैरी की पसलियों में भारी भरकम घूसा मारा। इस अचानक हमले के बायस हक्का बक्का हैरी पथरीले फर्श पर धड़ाम से जा गिरा। वो पसलियों के दर्द से धर रहा था। अगली सात में जो वाकया पजीर हुआ उसे कोई नहीं देख पाया था। ये कैसे हुआ? एक पल पहले तो पेरिस और डडली शीशे की दीवार पर दोनों हाथ टिकाए हुए अंदर झांक रहे थे। दूसरे ही पल वो दहशत से चीखते हुए पीछे की सम्त में उछल पड़े। हैरी तकलीफ के मारे धरा था, मगर उनके चेहरों पर छाई दहशत को देखकर अपनी तकलीफ को भूल गया। वो जल्दी से संभलकर फर्श पर बैठ चुका था। वो अभी तक हाँफ रहा था। असदे के सामने वाले शीशे की दीवार गायब हो चुकी थी। असदा अब तेजी से अपनी कुंडली के बल खोल रहा था और फर्श पर फिसलता हुआ अपने कमरे से बाहर जा रहा था। ये भयानक मंजर देखकर पूरे सांप घर में खलबली सी मच गई। लोग चीख व पुकार करने लगे। बच्चे दहशत ज़दा नजरों से असदे को देख रहे थे। माँ बाप अपने अपने बच्चों को खींचते गिरते पड़ते सांप घर से बाहर दौड़ रहे थे। सांप घर का छोटा सा दरवाजा इस हुजूम को रास्ता देने के लिए नाकाफी था। हर कोई पहले बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब असदा तेजी से ससराता हुआ हैरी की तरफ बढ़ा तो हैरी कसम खा के कह सकता था उसने असदे को धीमे से बड़बड़ाते हुए सुना था, ब्राजील में आ रहा हूँ, शुक्रिया दोस्त। मगर शीशे की हिफाजती दीवार कहाँ गई? सांप घर का निगरान खुद साख्ते की कैफियत में मुब्तला था। चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने घबराकर अपने हाथ से कड़कदार मुट्ठी चाय का कप बनाकर आंटी पतोनिया को दिया। वो मुसलसल उससे माफी मांग रहा था। पेरिस और डडली चिड़ियाघर की इंतजामिया की लापरवाही पर अनाप शनाप बक रहे थे। जहां तक हैरी ने देखा था, असदे ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। उसने तो उनके पास से गुजरते वक्त अपनी दुम को मजाकिया उनके पैरों पर पटकती थी। लेकिन जब वो अंकल वार्नर की कार में वापस लौटे तो डडली उन्हें बता रहा था कि किस तरह असदे ने उसके पैर में लगभग काट ही लिया था। और पेरिस कसम खा रहा था कि असदे ने उसे दबोचकर हला करने की कोशिश भी की थी। लेकिन कम से कम हैरी के लिए सबसे बुरी बात वो थी जब पेरिस ने बाद में कही थी। जब पेरिस किसी कदर पुरसुकून हो गया और कार का माहौल भी खुशगवार हो गया तो पेरिस धमाके के साथ अंदाज में बोला, मैंने खुद देखा था हैरी असदे से बातें कर रहा था, है ना हैरी? अंकल वार्नर ने तब तक इंतजार किया जब तक पेरिस उनके घर से रुखसत नहीं हो गया। इसके बाद वो हैरी पर जमकर बरसे। वो इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से लफ्ज बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे थे। वो सिर्फ इतना कह पाए, जाओ अलमारी में, वहीं रहो, खाना नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद वो कुर्सी पर गिर पड़े और बुरी तरह हाँफने लगे। आंटी पतोनिया को फौरन भागकर उनके लिए पानी का एक गिलास लाना पड़ा। हैरी काफी देर तक अपने अंधेरी अलमारी में दबका बैठा रहा। वो सोच रहा था काश उसके पास घड़ी होती। वो नहीं जानता था इस वक्त कितने बज रहे हैं। वो इसलिए यकीन से नहीं कह सकता था ड्रेसली घराना इस वक्त सो गया है या नहीं। जब तक वो सो नहीं जाते तब तक हैरी बावर्ची खाने में जाकर कुछ चोरी से खाने का खतरा नहीं उठा सकता था। उसे ड्रेसली घराने के साथ रहते हुए लगभग 10 साल हो गए थे। जहां तक उसे याद था, 10 तकलीफें 10 साल। वो तब से यहाँ रह रहा था जब से वो छोटा सा बच्चा था और उसके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में हलाक हो गए थे। उसे याद नहीं था कि इसकी वालिदैन की मौत के वक्त वो भी कार में मौजूद था या नहीं। कई बार जब वो अलमारी में लेटे हुए तवील घुटनों के दौर अपनी यादाश्त पर जोर डालता था तो उसे एक अजीब मंजर दिखाई देता, चकाचौंध देने वाली शोक सब्ज रोशनी और माथे पर शदीद तेज दर्द। उसने इस मंजर पर यकीन कर लिया था कि यही एक्सीडेंट था। हालांकि उसे ये कभी समझ नहीं आ पाता था कि इतनी सारी सब्ज रोशनियां कहाँ से आ रही थी। उसे अपने वालिदैन की सूरत तक याद नहीं थी और ना ही अंकल आंटी उनके बारे में कभी बात करते थे। किसी किस्म का सवाल पूछने पर बहुत पहले उस पर पाबंदी लगा दी गई थी।
हैरत की बात तो ये थी कि पूरे ड्रेसली घराने में उसके वालिदैन की एक भी तस्वीर नहीं थी। जब हैरी छोटा था तो अक्सर ख्वाब में देखा करता था कि कोई अनजान रिश्तेदार उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए आया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई नहीं है। ड्रेसली घराने के सिवा उसका कोई नहीं था। कई बार उसे ऐसा लगा था, या शायद ये उसका दिल कहता था, जैसे सड़क पर जा रहे अजनबी लोग उसे पहचानते थे। वो बड़े अजीब किस्म के अजनबी थे। एक बार जब वो आंटी पतौनिया और डडली के साथ खरीदारी बाजार गया तो गुरबानी हेड पहने एक छोटे कद के आदमी ने उसकी तरफ देखकर सर झुकाया था। आंटी पतौनिया ने तेज की आलम में हैरी से दरियाफ्त किया, क्या वो आदमी को पहले से जानता था, और उसके साथ ही वो फौरन उस दुकान से बिना खरीदारी के ही बाहर निकल आई थी। इसी तरह एक बार सर से पांव तक सब्ज लिबास में मलबूस एक मजनून दिखाई देने वाली बुढ़िया ने बस में इसकी तरफ देखकर बड़ी मुसरत के साथ अपना हाथ हिलाया था। बहुत पहले लंबे और गुरबानी कोट में मलबूस गंदे से एक शख्स ने तो एक दिन सड़क पर हैरी से इस तरह हाथ मिलाया था जैसे ये मुसाफा उसके लिए निहायत फरत बख्श हो। फिर वो बिना कुछ कहे हैरी को हैरत में गुम छोड़कर रुखसत हो गया था। इन सभी लोगों के बारे में सबसे अजीब बात तो ये थी, जिस पल हैरी उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता वो जाने क्यों गायब हो जाते थे। स्कूल में हैरी का कोई दोस्त नहीं था। सब बच्चे बखूबी जानते थे कि डडली का गैंग ढीले ढाले ये पुराने कपड़े और टूटा फूटा चश्मे पहनने वाला हैरी पॉटर से नफरत करता था, और कोई भी जानबूझकर डडली गैंग से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। जी तो मोहतरम नाजरीन, आज हमारा दूसरा बाब खत्म हो गया जिसका नाम था मादूम शीशा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक पहली एपिसोड नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हैरी पॉटर की और नई एपिसोड्स आप लोगों को मिलती रहें तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।